दोस्तों, जब हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें हर चीज अपने एक्सिस पर घूमती हुई नजर आती है। मतलब हमारी धरती अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, हमारा सूरज अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है और यहाँ तक कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी रोटेट कर रही है। हमारी धरती की रोटेशनल स्पीड 463.88 मीटर्स पर सेकेंड है, वहीं सूरज की रोटेशनल स्पीड 1.997 किलोमीटर्स पर सेकेंड है। लेकिन क्यों? आखिर इन सभी ऑब्जेक्ट्स को दिन रात 24 घंटे अपनी एक्सिस पर घूमते रहने को कौन सी चीज मजबूर कर रही है? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए मैं आपको हमारे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के रोटेट होने के बारे में बताता हूँ। बात है उस समय की जब हमारा सोलर सिस्टम भी नहीं बना था, मतलब आज से करीब 450 करोड़ साल से भी पहले की। इस समय हमारे सोलर सिस्टम की जगह पर इंटरस्टेलर डस्ट और गैसों के विशालकाय बादल हुआ करते थे। ये बादल भी अपनी एक्सिस पर थोड़ा बहुत घूम रहे थे। इसका कारण ये था कि इन क्लाउड्स में प्रेजेंट मैटर कांस्टेंट मोशन कर रहे थे और ये रोटेशन उन सभी के द्वारा जनरेट की गई ग्रेविटी के कारण हो रहा था। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो क्लाउड भी मिल्की वे के सेंटर सैजिटेरियस ए स्टार के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा था। इस दूसरे वाले पॉइंट को समझने के लिए आपको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा और वीडियो को एंड तक देखना होगा। इंटरस्टेलर डस्ट और गैसेस की इन क्लाउड्स की रोटेशन को हम एंगुलर मोमेंटम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम किसी भी रोटेटिंग बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं। यहाँ हमें दो टर्म मिलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए अब इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने इस गैस क्लाउड में से एक ऑब्जेक्ट को लिया है। यह ऑब्जेक्ट अपने सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। इस तरह इसके घूमते समय इसमें एक स्पीड है। एक रोटेटिंग बॉडी की इसी स्पीड को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। लीनियर मोशन में आपने इनर्शिया के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहती है। मतलब अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी और मोशन में है तो वो अपने मोशन को लगातार कंटिन्यू रखना चाहेगी। सेम कंडीशन तब बनती है जब एक बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही होती है। इस दौरान वो बॉडी अपनी एंगुलर वेलोसिटी में किसी भी चेंज को रेजिस्ट करेगी और एक टॉर्क लगाएगी जिससे कि वो अपनी पोजीशन को स्टेबल रख पाए। टॉर्क यानी कि एक रोटेटिंग बॉडी पर लगने वाला या उसके द्वारा लगाने वाला फोर्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता तो ये अपनी एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व्ड रखेगी, मतलब ये उसी तरह लगातार घूमती रहेगी। पॉइंट टू बी नोटेड, जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे सिर्फ तभी तक ऐसा होने वाला है। आज से करीब 450 करोड़ साल पहले इन विशालकाय गैस क्लाउड्स के आसपास कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन या फिर किसी और एक्सटर्नल फैक्टर के कारण एक शॉक वेव आई थी और यहाँ का पूरा मैटर आपस में कोलैप्स करने लगा था। आपने पूल गेम के बारे में जरूर सुना होगा और शायद इसे खेला भी होगा। इसमें जब आप एक बॉल को हिट करते हो और वो दूसरी बॉल से टकराती है तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती है। पहली कंडीशन में वो सेकंड नंबर वाली बॉल सीधे होल की तरफ दौड़ लगाती है और वहीं दूसरी कंडीशन में दोनों ही बॉल्स रोटेशनल मोशन करने लगती है। ऐसा तब होता है जब पहली बॉल डायरेक्टली दूसरे बॉल के सेंटर से नहीं टकराती। अगर हम उस शॉक वेव को फर्स्ट बॉल और इंटरस्टेलर क्लाउड को सेकंड बॉल माने तो यहाँ पर वो सेकंड वाली कंडीशन हुई थी। इसके कारण ये इंटरस्टेलर क्लाउड तेजी से रोटेट करने लगा। ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज था। इस कोलिजन के कारण इंटरस्टेलर क्लाउड छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और इसके कारण टोटल एंगुलर मोमेंटम भी छोटे छोटे भागों में बट गया। समय के साथ साथ इस रोटेशन ने स्पीड पकड़ी और मैटर सेंटर में जमा होने लगा और इस तरह हमारे सूरज का निर्माण हुआ। इस सूरज के चारों ओर एक्रीसेंट डिस्क बन गई जहां पर उस इंटरस्टेलर डस्ट और गैसेस का बचा कुचा मैटर प्रेजेंट था। इस बचे हुए मैटर से ही बाद में प्लैनेट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स बन गए।
अब चूंकि एंगुलर मोमेंटम सभी ऑब्जेक्ट्स में बढ़ चुका था तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स के पास अपना अपना एंगुलर मोमेंटम है, और क्योंकि अब इस एंगुलर मोमेंटम को अफेक्ट करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, इसलिए हर ऑब्जेक्ट अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व बनाए रखने के लिए घूमता जा रहा है और घूमता ही जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस एंगुलर मोमेंटम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में वैज्ञानिकों को भी बहुत सारे डाउट्स हैं जो आज भी क्लियर नहीं हो पाए हैं। हमारे सोलर सिस्टम के ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्ट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करती है। वीनस और यूरेनस का अलग रोटेशन पास्ट में हुए किसी कोलिजन के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है। आज के सोलर सिस्टम में हमें एक और चीज देखने को मिलती है और वो है इसका शेप। ये एक फ्लैट डिस्क की तरह है, जो इस बात का सबूत है कि सोलर सिस्टम का निर्माण इंटरस्टेलर क्लाउड की डिस्क के रोटेशन के कारण हुआ है। सेम चीज हमें मिल्की वे गैलेक्सी में भी देखने को मिलती है। ये भी ऑलमोस्ट एक फ्लैट डिस्क की तरह ही है, मतलब यहाँ पर भी एक समय इंटरगैलेक्टिक क्लाउड डिस्क का रोटेशन हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी एक एंगुलर मोमेंटम होगा जो छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे, और सोलर सिस्टम के बनने से पहले जो इंटरस्टेलर क्लाउड थे वो भी उसी एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए रोटेट कर रहे थे। अब शायद आप उस पॉइंट को जोड़ पा रहे होंगे जो मैंने पहले स्टार्टिंग में छोड़ दिया था कि हमारे सोलर सिस्टम का इंटरस्टेलर क्लाउड पास्ट में क्यों रोटेट कर रहा था। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट सिर्फ इसलिए रोटेट कर रहा है क्योंकि वो अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना चाहता है और अपने रोटेशन में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के बाद जब ये इंटरस्टेलर क्लाउड्स यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो इनकी डेंसिटी सेम नहीं थी। कुछ क्लाउड्स ज्यादा डेंस थे और कुछ बहुत ही कम डेंस थे। इस डिफरेंस के कारण ये सिस्टम बिगड़ा और आज सभी ऑब्जेक्ट्स रोटेट हो रहे हैं। आई गेस अब आपको ये रोटेशन वाली थ्योरी तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम में से ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई अगर हमारी धरती अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है और वो भी 463.88 मीटर्स पर सेकंड जैसी फास्ट स्पीड से, तो यार हमें ये रोटेशन महसूस क्यों नहीं होता? वेल, ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। मतलब कि हम एक मूविंग या रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को कहां पर खड़े होकर देख रहे हैं। इसको हम एक कार के एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कार के अंदर बैठकर खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें कार चलती हुई नहीं दिखती, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि मानो आसपास की चीजें मोशन कर रही हो। यहाँ पर हम भी कार के अंदर ही बैठे हुए होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को कार का मोशन नहीं दिखता, बल्कि बाहर का मोशन नजर आता है, जबकि बाहर के ऑब्जेक्ट्स तो पूरी तरह से स्टेशनरी थे। वहीं अगर हम बाहर खड़े होकर कार को चलते हुए देखें तो हमें कार मोशन में नजर आएगी, ना कि हम या बाहर की चीजें। सेम कंडीशन धरती पर भी अप्लाई होती है। अब चूंकि हम धरती पर ही मौजूद है तो हम इसे रोटेट होते हुए नहीं देख सकते। यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि मानो सूरज और रात के आसमान के सारे तारे हमारा चक्कर लगा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप धरती के बाहर किसी जगह से इसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसकी रोटेशनल स्पीड आसानी से दिख जाएगी। अब अगर हमारी कार अचानक से रुक जाती है तो हमें समझ आता है कि आखिर में मूव कौन कर रहा था। सिमिलरली अगर हमारी धरती भी अचानक से रुक जाए तो हमें समझ आएगा कि धरती रोटेट कर रही थी या नहीं। लेकिन आई थिंक तब तक तो हम आसमान की सैर पर निकल चुके होंगे। खैर, उसके पहले इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है मेरे यार। तो सोच क्या रहे हो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है मेरे यार। तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आप भी चाहते हो कि हम ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे मर्चेंडाइज को खरीद कर। तो हमारे वेबसाइट antrishtv.in पर जाओ और हमारे कूल स्पेस डिजाइन टी शर्ट्स को जाकर परचेस करो और हमें सपोर्ट करो ताकि हम आपके लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाके हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जाके फॉलो करो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जल्दी हमारा एक Q&A वीडियो भी आने वाला है, जिसके क्वेश्चंस आप अभी भी जाके इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे जाओ और अपने क्वेश्चंस पूछ लो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।